हेलो दोस्तों। तो पीवाई की सीरीज की इस कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन वाली थ्योरी सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो है हमारा सीटेट 16 दिसंबर 2021। ठीक है। अभी पिछले बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में दो या तीन क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और मैं बीच बीच में से डिस्कस करा रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो पिछले क्वेश्चन पेपर हैं जो ऑफलाइन एग्जाम्स में हुआ था, जो सेट, वो लगभग सेम सेम से क्वेश्चन थे, तो सारी चीज़ें रिपीट सी हो रही थी। इसलिए मैंने 2021 वाले जो ऑनलाइन एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़े ज़्यादा ही मतलब उनका एक लेवल है, अलग लेवल। ठीक है। तो इसलिए हम उनको भी साथ के साथ डिस्कस करते चल रहे हैं ताकि मिक्स एंड मैच होता रहे क्वेश्चन। ठीक है। अब जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये पीवाईक्यू सीरीज सीटेट के लिए तो 100% रामबाण है। सीटेट के लिए अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए तो आपको एग्जाम क्रैक करने और अच्छे से अच्छा स्कोर करने में कोई रोक ही नहीं सकता, जबकि उसमें सिर्फ 90 लाने होते हैं आपको। लेकिन इसके अलावा और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां पर पेडागोजी पूछी जाती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सीरीज है ये। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, साथ के साथ हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे समझ रहे हैं साथ के साथ हम कॉन्सेप्ट को। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ मैंने उसके जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उसके एक ओवरव्यू को भी मैंने ऐड कर रखा है कि अगर कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में बात हो रही है तो कितनी स्टेजेस हैं, कौन सी स्टेजेस का क्या कहना है क्या नहीं कहना है, वो सब। बाइगॉत्स्की की बात हो रही है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने जोड़ रखी है। हार्वर्ड गार्डनर की बात हो रही है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो जोड़ रखा है। डिसेबिलिटीज़ की बात हो रही है, इसी तरीके से प्याजे की बात हो रही है, तो वो हम साथ के साथ सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपको मुझसे कुछ पूछना हो, डायरेक्टली बातचीत करनी हो, जो कुछ भी करना हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर जो कुछ भी पूछना हो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सारी की सारी पीडीएफ्स मैं डेली के डेली अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही क्लासेस के लिंक वहाँ पर जाते हैं, और अलॉन्ग विद पीडीएफ भी मैं वहाँ सेंड कर देता हूँ, बिल्कुल फ्री। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और वहाँ पे जो कुछ पूछना वगैरह हो वो सब भी आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। ये अदर सीरीज़ हैं, ये सब आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, आप देख लेना कि कौन कौन सी सीरीज हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें से कौन सी एक बात जो है वो एक व्यक्ति के विकास के बारे में सही है। ठीक है। ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है, इट इज यूनी डायमेंशनल इन नेचर, यह प्रकृति में एक आयामी है। दूसरा ऑप्शन, इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन एनवायरमेंट। थर्ड है, देयर इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और फोर्थ है, डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंट फैक्टर। अब यहाँ पर जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, ठीक है, वो ना तो सिर्फ हेरिडिटी से प्रभावित होता है और ना ही सिर्फ एनवायरमेंट से प्रभावित होता है। अब मान लो किसी की हाइट नहीं बढ़ी ज़्यादा, ठीक है, अब किसी की हाइट नहीं बढ़ी ज़्यादा, तो हो सकता है कि वहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर वर्क कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर आपका हेरिडिटी फैक्टर भी वर्क कर रहा हो। मतलब हो सकता है कि अगर आपके माता पिता लंबे नहीं हैं तो बच्चा भी लंबा ना हो, या फिर आप हो सकता है कि पहाड़ वाले किसी एरिया पे रहते हैं, वैसे पहाड़ी एरिया पे जहाँ पे जो हाइट है जनरली कम हो जाती है वहाँ के एनवायरमेंटल प्रेशर और फैक्टर्स की वजह से। तो उसके पीछे रीजन दोनों हो सकता है, आपका हेरिडिटी भी हो सकती है और एनवायरमेंट भी हो सकता है। तो कोई एक पक्ष तो कभी ऐसा इन्फ्लुएंस करेगा ही नहीं कि ओनली, अगर वर्ड यूज हो रहा है कि ओनली हेरिडिटी प्रभावित कर रहा हो या ओनली एनवायरमेंट प्रभावित कर रहा हो, तो ये चीज़ तो यहाँ पर गलत हो गई। ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायमेंशनल, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक डायमेंशनल नहीं है, एक आयामी नहीं है, उसके बहुत सारे आयाम हैं। ठीक है। अलग अलग आयाम में डेवलपमेंट होता है। जैसे आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सबके अलग अलग आयाम हैं, यानी कि ये कोई एक आयामी चीज नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। ऐसा पाया जाता है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहाँ जो नॉर्थ का बच्चा होगा, नॉर्थ इंडिया का बच्चा, उसके डेवलपमेंट में कुछ अंतर होगा। जो साउथ का कल्चर है जहाँ पर वो बच्चा डेवलप हो रहा है, तो वहाँ के उसमें उसके डेवलपमेंट में कुछ ना अंतर होगा। तो इस तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो डेवलपमेंट में अपना उस चीज़ को वो प्रभावित करती है। ठीक है। उसमें वो विविधता होती है। सो थर्ड ऑप्शन फर्स्ट का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन द चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने का एक उदाहरण है। ठीक है।
वो इसमें टीचर ने अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड व्हाई। पता लगाएं कि जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर लोग क्या खाते हैं और क्यों। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि भाई बच्चा खोजबीन करने की कोशिश करेगा, सोचने समझने की कोशिश करेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, नेम 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के 10 राज्यों के नाम बताए। तो ये तो रटने के ऊपर है, अगर वो उसको याद होगा रटा हुआ तो वो बता लेगा, नहीं याद होगा तो नहीं बता पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट टेबल फ्रॉम 2 to 10। अब टेबल भी वो तभी बता पाएगा जब उसको वो चीज़ मेमोराइज होगी, तो ये भी मेमोराइजेशन की बात करता है, थिंकिंग की बात यहाँ नहीं होगी। ठीक है, फोर्थ क्या है, मेमोराइज एंड रिसाइट द गिवन पॉइंट। यहाँ तो सीधे सीधे कहा गया है कि मेमोराइज कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सबसे सही है कि वो खोजबीन करने की कोशिश करेगा, पता लगाने की कोशिश करेगा कि कोस्टल एरियाज में लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, तो इससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो स्टेज थ्योरी है, विकास की स्टेज थ्योरी यानी कि विकास का चरणीय सिद्धांत, वो इनमें से कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है या किस पर जोर देता है, ये आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है। जनरली बहुत सारे बच्चे इसमें गलती ये करेंगे कि उन्हें लगेगा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है। हम हमेशा से यही पढ़ते आए हैं, जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, जो कि कहाँ से, बर्थ बर्थ से शुरू होती है, यानी कि जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है, और हम यहाँ पर सीधे सीधे ये लिख देंगे कि विकास जो है वो निरंतरता के सिद्धांत को अपनाता है, जिसमें ये कहा गया है कि वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। लेकिन 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 यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का चरणीय सिद्धांत। जैसे मान लो जो पियाजे ने जो थ्योरी दी है, ठीक है, उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई। अब वो स्टेजेस कैसी हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इस स्टेज के दौरान ये चीज़ बढ़ेगी, ये चीज़ डेवलप होगी, इस स्टेज के दौरान ये चीज़ें डेवलप होंगी, इस स्टेज के दौरान ये चीज़ें डेवलप होंगी। तो इसका मतलब कि हर एक स्टेज पे जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जब भी स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है तो वहां पर जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट होता है। वहां पर वो चीज एक कॉन्टिन्यूअस स्लोप में नहीं होती। ठीक है, वहां एक डिसकंटिन्यूटी नजर आती है, जहां पर एक चीज डेवलप हो रही है, फिर थोड़ा ठहराव है, फिर दूसरी चीज डेवलप हो रही है, फिर थोड़ा ठहराव है या कुछ बदलाव है, फिर दूसरा स्टेज जो है एक स्टेप वाइज डेवलपमेंट होता है कि पहले एक सीढ़ी, फिर एक सीढ़ी, फिर एक सीढ़ी, फिर एक सीढ़ी। ठीक है, तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही दर्शाता है कि यहाँ पर एक अनिरंतरता आ रही है। ठीक है, एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, बाकी की सारी जो बातें हैं वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बता रखी हैं। सो बेसिक प्रिंसिपल आपको यही ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। निम्न में से कौन सी चीज जो है वो बच्चे के अधिगम से जुड़ाव को प्रभावित करती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज प्रभावित करती है। समाजीकरण प्रभावित करता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल प्रभावित करता है। जो समाज है वो तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की लर्निंग को स्कूल में। ठीक है, क्योंकि अब जिस तरीके का टीचर होगा, जिस तरीके का आपका पीयर ग्रुप होगा, जिस तरीके का आपके स्कूल का एनवायरनमेंट होगा, ऑब्वियसली वो चीज़ लर्निंग पे इफेक्ट डालेगी। तो सोशलाइजेशन में वही सारी चीज़ें आती हैं, आपका पीयर ग्रुप, आपका टीचर ग्रुप, वो सारी चीज़ें। ठीक है, पीयर रिलेशंस ऑब्वियसली ये भी एक समाज का हिस्सा है, ये भी बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अगर आपको बड़े अच्छे दोस्त मिल गए तो आपका उद्धार हो जाएगा, नहीं तो कुछ ज़्यादा अच्छे दोस्त मिल गए तो आपका आपकी नैया पार हो जाएगी, फिर आपका कुछ ज़्यादा ही उद्धार हो जाएगा। सो पीयर ग्रुप्स भी अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, आप कुछ ज़्यादा ही लर्निंग कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन क्या है, कल्चरल वैल्यूज़, यानी कि सांस्कृतिक मूल्य, ये भी प्रभावित करते हैं। आपके संस्कृति में किस तरह की बातें हैं या किस तरह के बिलीव्स हैं, किस तरह की मान्यताएं हैं, वो चीज़ आपके लर्निंग को, आपके सीखने के तरीके को, आपके विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। सेल्फ एस्टीम ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का आत्मसम्मान। अब अगर बच्चा जो है वो आत्मसम्मान से भरा हुआ है, सेल्फ एस्टीम से भरा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा है, तो ये चीज़ें उसके लर्निंग में रिफ्लेक्ट होती हैं, वो लर्निंग ज़्यादा बेहतर कर पाता है। लेकिन अगर वहीं वो डिप्राइव्ड है, दबा हुआ है, उसकी भावनाएं निकल के बाहर नहीं आ पा रही,
तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो इस तरीके से ये चारों ही चीज़ें आपके लर्निंग को प्रभावित कर रही हैं। तो अब आपको इसमें से ऑप्शन देख लेना है। सो थर्ड ऑप्शन है जो चारों की बात कर रहा है, तो थर्ड आंसर आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इनमें से कौन सी एक चीज कर पाने में सक्षम होता है? ठीक है, कौन सी एक चीज वो इनमें से कर पाता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको जीन पियाजे की थ्योरी जो है वो आनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि उन्होंने 4 स्टेजेस बता रखी हैं अपनी थ्योरी में, ठीक है। और चारों स्टेजेस में उन्होंने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं कि इस स्टेज के दौरान बच्चे में ये चीज़ें आ जाती हैं, इस स्टेज के दौरान बच्चे में ये चीज़ें आ जाती हैं, या इन चीज़ों की कमी होती है। इस तरीके से उन्होंने बता रखा है। अब ये 4 स्टेजेस हैं: सेंसरी मोटर यानी कि इंद्रियगामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आखिरी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनकी एजेस भी बता रखी हैं। अब क्वेश्चन में आपसे बात हो रही है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, यानी कि ये वाली स्टेज, और कह रहा है कि इनमें से प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो कौन सी चीज कर पाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रिवर्सिबल थिंकिंग। अब देखो यहाँ पर लैक रिवर्सिबिलिटी, जो रिवर्सिबल करने की जो योग्यता है वो बच्चे के अंदर इस दौरान नहीं होती है। ठीक है, वो चीज़ों को उल्टा नहीं कर पाता, वो ये नहीं सोच सकता कि मैं अगर इसका भाई हूं तो वो भी मेरा भाई होगा, मतलब वो चीज़ों को रिवर्स करके नहीं सोच सकता। ठीक है, तो लैक रिवर्सिबिलिटी यानी कि ये चीज़ ऑप्शन तो नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन अभी देखते हैं हम। थर्ड ऑप्शन है क्लासिफिकेशन, और फोर्थ है कंजर्वेशन। अब जब क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन की बात होती है तो आप यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन जो है आपकी थर्ड वाली स्टेज जो है वहां पर आता है। ठीक है, यानी कि सेकेंड स्टेज में ये चीज नहीं होती है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, अगर आपने ये थ्योरी की स्टेजेस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका सही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ये वाला काम कर पाने में सक्षम होगा, यानी कि प्रतीकात्मक खेल खेलता है बच्चा इस दौरान। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी थ्योरी को और अच्छे से समझने के लिए एक बार थ्योरी पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, सीटेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी एग्जाम्स में भी ऑब्वियसली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ही। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ यंग चाइल्ड कैन एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले, ठीक है, बट कैन एज येट टेक अ पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन and becomes easily upset by events he she cannot control. Which of the following stage given by Jean Piaget applies to the children's level? अब यहाँ पर भी देखो प्रतीकात्मक खेल की बात हो रही है, ठीक है, और पूछा है कि कौन सी स्टेज में होगा। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा जहां पर प्रतीकात्मक खेल कौन से क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन में आ रहा था, ये देखो पूर्व संक्रियात्मक चरण में प्रतीकात्मक खेल की बात हो रही थी। यहाँ पर वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अगर आपने ये 16 दिसंबर का एग्जाम देखा, मतलब इस सेट में, कि कैसे एक क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन है वही सेम टू सेम उसका क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो प्री ऑपरेशनल इसका आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक, बिना कुछ भी सोचे समझे। अब यहाँ से आप ये चीज समझ सकते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना। पियाजेट की थ्योरी से क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब ये आपको पता चल गया होगा। आपको पता है कि ये चीजें जो है, इनके जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तभी आप इनके आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कोलबर्ग्स मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? कोलबर्ग का एक सिद्धांत है, ठीक है, कोलबर्ग का सिद्धांत जो है वो मोरल डेवलपमेंट के ऊपर है, नैतिक विकास के ऊपर। तो क्या कहता है, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, ये आपको यहाँ पर बताना है। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है जी, आगे देखते हैं। देयर इज अ कंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल थिंकिंग। नैतिक चिंतन के विकास में एक निरंतरता होती है, ऐसा नहीं है कि निरंतरता होती है और अनिरंतरता होती है। और क्योंकि ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी स्टेजेस दी हैं वो भी इन्होंने उम्र के अनुसार दी हैं, कि भाई इस उम्र तक बच्चा ऐसे ऐसे इस स्टेज में होगा, इस स्टेज में होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जो कि अनिरंतरता होती है, उसमें निरंतरता नहीं होती। तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है,
मोरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस, इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट फैक्टर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक ऑर्डरली प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बता रखा था कि कैसे एक एक ऑर्डर में, जब छोटा बच्चा होता है वो ऐसे बिहेव करता है, इस तरीके से आंसर देगा, उससे बड़ा बच्चा जो है उसकी थिंकिंग थोड़ी डेवलप होगी, वो इस तरीके से आंसर देगा। और ये सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा, बच्चों के मानसिक विकास पर, जो मतलब उनका जो मानसिक संरचना है कि कैसे वो सोचते हैं, उनको सोचने विचारने का तरीका, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो मोरल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, या हम यूं कहें कि दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यही बात उन्होंने अपनी थ्योरी में बताई थी। ठीक है, कि जो आपका मोरल डेवलपमेंट है वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा होता है, आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड है। सो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है आपका। फोर्थ क्या है, मोरल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट प्राइमरी और कल्चरल वैल्यूज। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। ऐसा भी कुछ नहीं है, ये सारी जो है मिली जुली कहानी है, किसी एक चीज पर ये चीज नहीं इफेक्ट करती है, नहीं डिपेंड करती है, निर्भर नहीं करती। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है कि जो मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, जो उसके चरण हैं, वो जो है यूनिवर्सल है नेचर में, यानी कि सभी पर वो लागू होते हैं, सार्वभौमिक हैं। यानी चाहे इंडिया का बच्चा हो या चाहे अमेरिका का बच्चा हो, तो वो उनके जो थॉट प्रोसेस है वो एक तरीके से काम कर रहा होगा। ये बात इसमें बताई गई है कि उनके जो नैतिक विकास के चरण हैं वो एक तरीके से काम कर रहे होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फर्स्ट। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोलबर्ग की थ्योरी नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़ लेना। इन्होंने 3 लेवल्स बता रखे हैं अपनी थ्योरी में। ठीक है, 3 लेवल, और उन 3 लेवल में 6 स्टेजेस बता रखी हैं। ठीक है, इन 3 लेवल में 6 स्टेजेस बता रखी हैं। अब वो 6 स्टेजेस क्या हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक बार समझ लेनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इसको आप समझेंगे कैसे, थ्योरी को एक बार पढ़ करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेव वैगोत्स्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब कल हमने एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या चीज। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो दायरा है जहां पर टीचर की थोड़ी बहुत हेल्प से बच्चा अपने क्षमता के अनुसार उन कार्यों को कर सकता है। ठीक है, ऐसे कार्य जिनको जो बच्चा है वो थोड़ी बहुत मदद के साथ अपनी क्षमता अनुसार उन कार्यों को कर सकता है, तो उस दायरे को कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र। अब ये सिर्फ जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो सिर्फ टीचिंग से जुड़ा नहीं है, ना ही सिर्फ असेसमेंट से जुड़ा है। ये जो है टीचिंग और असेसमेंट दोनों से जुड़ा हुआ है, और अ, इसका दोनों के लिए यूज होता है। असेसमेंट में भी इस चीज़ का यूज होता है और टीचिंग में भी। अब जब एग्जाम्पल के लिए, जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो टीचर आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाएगा, वो वही चीज़ें पढ़ाएगा जो बच्चे के समझ में आ जाए। टीचर को पता है कि बच्चे का जो लेवल है, जो थिंकिंग लेवल है वो इतना है, ठीक है, वो यहाँ तक सोच सकता है। तो बच्चा, जो टीचर है, वो उसी हिसाब से उसको थोड़ी बहुत हिंट दे करके या एग्जाम्पल दे करके वो चीज़ें वो उनको समझाएगा। इसी तरीके से असेसमेंट में भी जब असेसमेंट किया जा रहा है तो बच्चे के थिंकिंग लेवल को, उसके क्षमता को ध्यान में रख करके वो चीज़ की जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है फर्स्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फर्स्ट। अब जब वाइगॉत्स्की की बात होती है, क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं एक बार हम, या मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, जब वाइगॉत्स्की की बात हम करते हैं, ठीक है, वाइगॉत्स्की की एक थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए दी गई थी उन्होंने। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के लिए उन्होंने ये थ्योरी अपनी दी थी। अब जब इस थ्योरी की बात आती है तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। SCL, ठीक है, SCL ध्यान रखना है एक तो। ठीक है, एक चीज़ तो SCL ध्यान रखना है, और दूसरा ZPD, MKO और स्काफोल्डिंग, ये 3 चीज़ें। अब ये क्या होता है, इन्होंने बताया कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अगर बच्चा सीखता है तो उसके सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है इन 3 चीज़ों की। वो सोशल इंटरेक्शन से सीखेगा, सामाजिक अंतःक्रिया करके। ठीक है, यानी कि समाज में जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके सीखेगा, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उसका कल्चर और उसकी भाषा। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है
कि वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन के बारे में, कल्चर के बारे में और लैंग्वेज के बारे में। जब भी वाइगोत्स्की का नाम आएगा किसी भी क्वेश्चन में, ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। इसके अलावा इनके थ्योरी का जो मुख्य बिंदु है, जो मेन टर्म है, वो है ZPD, MKO और स्काफ फोल्डिंग। अब ये क्या होता है, ये आपको इसकी थ्योरी को पढ़ के एक बार समझ लेना है। स्काफ फोल्डिंग में बता देता हूँ। स्काफ फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प। वो कहते हैं कि बच्चा किसी काम को तब कर पाता है जब अगर उसे जब तक ज़रूरत है तब तक उसे एक टेम्परेरी हेल्प दे दी जाए। एग्जाम्पल के लिए बच्चा अगर साइकिल सीख रहा है, ठीक है, तो जो उसके पेरेंट्स हैं या जो भी उसको मदद कर रहा है, वो साइकिल को तब तक पकड़ के रखेगा जब तक बच्चा साइकिल चलाना सीख ना जाए। तो वो एक टेम्परेरी हेल्प है जो कुछ समय के लिए दी जाती है, और उसी हेल्प को हम कहते हैं स्काफ फोल्डिंग। ठीक है, जो ये थोड़े टाइम के लिए जो मदद दी जा रही है, इसी मदद को हम कहते हैं स्काफ फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं अपना। A teacher gives a half-done example to child while teaching a particular concept. According to Lev Vygotsky, which of the following strategies is the teacher using? क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीचर हैं जिन्होंने अपने एक बच्चे को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त हाफ डन एग्जाम्पल दे दिया, यानी कि आधा सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल उसे बता दिया। अब ये इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब हम किसी चीज को करने में मान लो वो बच्चा उस चीज को कर नहीं पा रहा था, तो सर ने क्या किया, आधा सॉल्व कर दिया। अब बच्चा उसको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा और वो उस चीज को सॉल्व कर लेगा। तो जब भी वाइगोत्स्की के बारे में इस तरह की बात हो, तो इसका मतलब यहाँ पर एक जो हेल्प दी जा रही है, वो हेल्प किस चीज के बारे में बात करती है, वो हेल्प बात करती है स्काफ फोल्डिंग के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाड़ या फिर मचान। ठीक है, इसके अलावा सारी की सारी बातें आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं। आपको बस इतना ध्यान रखा है, जहां भी क्लू की बात हो, टेम्परेरी हेल्प की बात हो, थोड़ी बहुत मदद करने की बात हो, हिंट देने की बात हो, अ, या किसी तरह की और कोई मदद की जा रही है थोड़े समय के लिए, और वाइगोत्स्की से जुड़ी हुई है वो बात, तो सिंपली स्काफ फोल्डिंग के बारे में बात हो रही है, यानी कि टेम्परेरी हेल्प के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्लासरूम environment of a progressive classroom will not have which of the following attitude? एक प्रोग्रेसिव कक्षा यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा की इनमें से कौन सी एक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए? ठीक है, नहीं होना चाहिए, इनमें से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी नहीं होनी चाहिए, आपको बताना है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द डिसीजन मेकिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, निर्णय के निर्धारण में बच्चों की सहभागिता हो अगर, तो ये बहुत अच्छी बात है, एक प्रगतिशील कक्षा की ये एक खूबी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्रिएशन ऑफ फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, एक भय मुक्त वातावरण क्रिएट करना, ये भी बहुत अच्छा है। अगर बच्चे भय मुक्त तरीके से सीखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, उनको डर नहीं रहेगा ना कि मुझे टीचर डांट ना दे, मुझे टीचर परेशान ना कर दे, मार ना दे या मेरी बेइज्जती ना करे। तो ऐसे जब अगर उनको इस तरीके से वो निडर रहेंगे, उनको कोई डर नहीं रहेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, खुद को व्यक्त कर पाएंगे। थर्ड क्या है, असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, ये भी एक अच्छी बात है कि एक एक इंडिविजुअल की मतलब हर एक बच्चे की खूबी को ध्यान में रखते हुए उसको असेस किया जाए। तो ये तीनों बातें अच्छी थी, और हमसे पूछा था कि कौन सी एक बात अच्छी नहीं है, तो ये चौथी बात हो गई, जहां पर सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात हो रही है कि टीचर को सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है, और इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि आपसे पूछा ही गया है कि क्या इनमें से एक कौन सा गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, it is important that the teacher does not segregate children into fixed group based upon intelligence quotient। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे। क्वेश्चन कह रहा है कि आईक्यू के बेस पर बच्चों को बांटना नहीं है, क्योंकि अब क्यों ये चीज नहीं करनी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो इट इज इनकन्वीनियंट फॉर टीचर, इट इज इनकन्वीनियंट फॉर स्कूल। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन टीचर के इनकन्वीनियंस और स्कूल के इनकन्वीनियंस के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी बच्चों के बारे में बात हो रही है
तो आपको टीचर का इनकन्वीनियंस या फिर स्कूल का इनकन्वीनियंस या उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको कौन सी असुविधा हो रही है, उसका ख्याल आपको नहीं रखना। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब होता है कि हर चीज सिर्फ बच्चे का आपको ख्याल रखना है मुख्य रूप से, ठीक है। टीचर को आप सुपरमैन मानेंगे, स्कूल को आप एक ऐसी जगह मानेंगे जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो टीचर और स्कूल तो कभी भी प्रॉब्लम में हो नहीं सकते, आपको ऐसा मान के चलना है, और ये कोई बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कम्पीट अमंग देमसेल्फ अक्रॉस ग्रुप्स। ये बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देगा। ये भी कोई बात नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या कहता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इज नॉट स्टेबल एंड इट इज ऑल्सो लीड टू लेबलिंग द चिल्ड्रन। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको IQ के बेसिस पे बच्चों को क्यों डिवाइड नहीं करना, क्योंकि इससे बच्चों पे लेवल करने वाली बात होगी कि भाई बच्चों को लेवल कर दो अलग अलग, कि ये वाला बच्चा ज्यादा IQ का है और ये वाला बच्चा कम IQ का है, उन्हें अलग अलग कर दो। तो हमें ये चीज तो करनी ही नहीं है। और फिर IQ जो है वो कोई स्टेबल कॉन्सेप्ट नहीं है कि मान लो एक बच्चा जो है वो अगर कम IQ के साथ पैदा हुआ है, ठीक है, उसकी बुद्धि अभी ज्यादा काम नहीं कर रही है, वो ज्यादा सोच समझ नहीं पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये कोई फिक्स एक कॉन्सेप्ट नहीं है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इंटेलिजेंट क्वोशंट में बदलाव आता रहता है, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मोड्स या स्ट्रेटजीज विद इन अ क्लासरूम बिकॉज। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस। इससे क्या होगा? मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है उस वो यूज हो पाएगा टीचिंग में, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज हो पाएगी, वो टीचिंग के दौरान प्रयोग में लाया जा सकेगा। तो ये बात ठीक लग रही है। अगला देखते हैं, इट हेल्प्स इम्प्रूव जनरल इंटेलिजेंस। अब अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करने से एक जनरल सेंस इंक्रीज होगी, ये कोई महत्वपूर्ण बात हमें नजर नहीं आ रही। थर्ड ऑप्शन क्या है? इट हेल्प्स टू क्रिएट अ स्टार स्टूडेंट। इससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। फोर्थ ऑप्शन कहता है इट हेल्प्स इंप्रूव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सो सिंपल बात मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बात होगी तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया कि हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग इंटेलिजेंस को शो करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है, इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये उन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है, जिसके उन्होंने 8 प्रकार बताए। अब इसके बेसिस पे टीचर को क्या है, लर्निंग के दौरान, बच्चों को सिखाने के दौरान अलग अलग तरीकों का यूज करना है, ताकि बच्चों में अलग अलग तरह की जो बुद्धि है वो विकसित हो सके और अलग अलग तरीके से वो सोच विचार सके, ठीक है। तो इससे अलग अगर टीचर जो है अलग अलग वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज का यूज करेगा, अलग अलग रणनीतियों का प्रयोग करेगा, तो इससे क्या होगा? मल्टीपल इंटेलिजेंस को एक्सरसाइज करने में, यानी उसको शिक्षा में प्रयोग में लाने में मदद मिलेगी, ठीक है। और उनके बच्चों के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि विकसित हो पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत ना पढ़ा हो तो पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया, इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है कोई एक सिंगल क्वांटिटी, एक सिंगल एंटिटी नहीं है, बजाय बुद्धि जो है वो 8 प्रकार की होती है और हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। इस डायल में से अपना चेक करके मेरे को बताना कि तुम्हारे अंदर कौन सी बुद्धि ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और किस प्रकार की बुद्धि आपके अंदर ज़्यादा बेहतर है, आप मुझे बताना। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर, लॉजिकल, वर्बल, इंटरपर्सनल, बॉडली काइनेस्थेटिक। बॉडली काइनेस्थेटिक में क्या होता है? जो पेंटर वगैरह हैं, जो पेंटिंग्स बनाते हैं, जो जिनको अपने हाथों और जो हाथ पैर हैं उन पे बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है जिसका, वो होते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक। अब आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम पेज देखा होगा तो मुझे भी पेंटिंग वगैरह का बहुत शौक है, मैं पेंटिंग वगैरह करता हूँ। तो बेसिकली मैं किस कैटेगरी में आया? तो इस कैटेगरी में मैं आऊँगा जहाँ पर मुझे अपनी बॉडी पे, अपने हाथ पे, उंगलियों पे, अपनी मसल्स पे कंट्रोल है और मैं एक तरह का आर्ट फॉर्म क्रिएट कर पाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है इनके अनुसार।
अब जैसे मेरे पापा म्यूजिशियन है, ठीक है, तो उनके अंदर म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार की इंटेलिजेंस होगी, इनमें से 2-3 प्रकार की इंटेलिजेंस भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द टू वर्ड utterance often used by young children between 1.5 to 2.5 years are age of called, ठीक है। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों का अक्सर द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बताता हूं, इसे कहते हैं हम टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है, तार प्रषित वाचन। आपको ध्यान रखना है कि जब जो बच्चा द्विशब्दीय उच्चारण करता है यानी कि टू वर्ड्स अटरेंस करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। बाकी के ऑप्शंस जो हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मेन जनरली थिंक विद देयर हेड्स एंड वुमेन विद देयर हार्ट, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स। अब ये स्टेटमेंट क्या बताती है कि जो पुरुष हैं, जो मेल्स हैं, वो सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं जो हैं वो अपने दिल से सोचती हैं। अब ये किस बात को दर्शाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये एक तरीके का स्टीरियोटाइप है, ऐसा कुछ होता तो नहीं है, बस समाज में एक किंवदंती है, एक बुरी बात ऐसे ही विख्यात है कि जो दिमाग पुरुष हैं वो दिमाग से सोचेंगे और महिलाएं हमेशा दिल से ही सोचती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक व्यक्ति के अंदर दिल और दिमाग दोनों चीजें हैं और वो दोनों का इस्तेमाल करके सोचते हैं। तो ये एक रूढ़िवादी बात है जो बस ऐसे ही हमारे समाज में फैली हुई है, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके का जेंडर स्टीरियोटाइप है। अब अलग अलग तरह, एक आध एग्जाम्पल और आप मुझे लिख करके बताएंगे अगर आपके आसपास इस तरीके की कोई चीज हो रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप के एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट करके बताएं जरूर, ठीक है। कि और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे लोग कहते हैं ना लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं, लड़कियां मैथ्स नहीं पढ़ सकती, तो ये क्या है? ये भी एक तरीके का जेंडर स्टीरियोटाइप है। लड़के रो नहीं सकते, ये भी एक तरीके का जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो इस तरीके से एक आध एग्जाम्पल और कमेंट्स में करके बताओ अगर आपको मालूम है, ठीक है, या आपको कभी इस तरह की चीज देखने को मिली हो अपने आसपास। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजीज वुड यू नॉट यूज इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? इनमें से कौन सी एक मूल्यांकन विधि आप अपनी प्रगतिशील कक्षा में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपको बताना है। यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल बाय टीचर, अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल करना, ठीक है, ये तो सही चीज है। सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, ये भी एक अच्छी चीज है। अब ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ये आपको एक बार समझना होगा कि रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है, सेल्फ असेसमेंट क्या है, पीयर असेसमेंट क्या है। थर्ड क्या है? रिलायंस ऑन नॉन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ओनली, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित होना। क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाता हूँ, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें विद्यार्थियों के बारे में सारी जानकारी लिखी होती है, ठीक है। तो इसका यूज करना तो अच्छा है क्योंकि इससे हमें पता चलता है बच्चे के बारे में सब कुछ। इस पोर्टफोलियो का असेसमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि पोर्टफोलियो के थ्रू जो टीचर है वो एक बार में बच्चे के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकता है। इसी तरीके से स्वमूल्यांकन और समकक्षी मूल्यांकन यानी कि सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट का मतलब होता है जब बच्चा खुद से अपने आप को असेस करे और उसके दोस्त उसे असेस करें, तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। मननशील जर्नल क्या है? जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं और कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टीचर को हेल्प करती हैं बच्चों को और बेहतर तरीके से समझाने में, ठीक है, और समझने में। तो ये भी एक ऑप्शन जो है अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नॉट पूछा गया है आपसे कि कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सी एक चीज सही नहीं है, वो ये है मानक निर्देशित मूल्यों का सिर्फ मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आधारित होना, यानी कि एक फिक्स क्राइटेरिया है और उसी बेसिस पे आप बच्चों को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भूल करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है क्योंकि वही ऑप्शन यहाँ पर गलत है और आपसे गलत पूछा गया है। पता है यार, बहुत से बच्चों को तो ऐसा लगता है कि ये 1 घंटे 1.5 घंटे की जो क्लास है ये भी उनको ऐसा जिंदगी और मौत का सवाल लगता है कि वो 1 घंटे और 1.5 घंटे बैठ के पढ़ तक नहीं सकते हैं। तो उनका एग्जाम का क्या होगा ये तो वही जाने। और जो बच्चे 1 घंटे 1.5 घंटे की इन क्लासेस को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं,
मैं खुद भी पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अपनी प्रिपरेशन के साथ मैंने ये चीज़ सोची कि मैं आप लोगों की जितनी हेल्प कर पाऊँ उतनी हेल्प करूँ। और इसीलिए मैं ये सीटेट की सीरीज़ और पेडागोजी मास्टर सीरीज़, जिसमें पेडागोजी पढ़ रहे हैं हम, वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो यार मुझे भी तो ये चीज़ें एक एक घंटे लग जाते हैं इन पूरी क्लासेस को क्रिएट करने में, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे। फिर मुझे इन्हें एडिट भी करना होता है, अपलोड भी करना होता है, अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, प्रिपरेशन भी करनी होती है। सो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। बस आपको करना क्या है, मेहनत करनी है, तभी आप उन चीज़ों को हासिल कर पाओगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाय इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप विद इन द स्कूल करिकुलम अ टीचर कैन इंश्योर। वंचित और हाशिए पर जो स्थित बच्चे हैं, उनकी भाषा और संस्कृति को अगर स्कूल करिकुलम में ऐड कर लिया जाए, ठीक है, उसमें जोड़ लिया जाए, तो इससे क्या फायदा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इससे इक्वालिटी इन एजुकेशन, समानता की बात तो इसमें नहीं होती है, हालांकि उनको एक समान अवसर जरूर मिलेगा समाज में बाकी सारे बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी इससे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके सामने और भी हो सकता है। देखते हैं आगे। सेकेंड ऑप्शन है इक्विटी इन एजुकेशन, शिक्षा में साम्यता, तो ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, सिंपैथी फॉर अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप। यहाँ पर सिंपैथी की बात हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनको उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को ऐड करके करिकुलम में जोड़ करके उनके लिए कोई एहसान करेंगे या उन पे कोई सहानुभूति दिखाएंगे, उन पे कोई सिंपैथी दिखाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वोकेशनल एजुकेशन स्पेशली फॉर अंडर प्रिविलेज एजुकेशन ग्रुप, ठीक है, विशेष सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। तो इससे व्यावसायिक शिक्षा पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, आ, शिक्षा में साम्यता आएगी। अब इक्वालिटी और इक्विटी दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इक्वालिटी और इक्विटी दो कॉन्सेप्ट हैं। हो सकता है आपने एक इमेज देखी हो जहां पर जंगल के सारे जानवरों को एक साथ खड़ा कर दिया गया, ठीक है, मछली, शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, और सबको कहा गया कि एक पेड़ है उस पर चढ़कर दिखाओ। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने बहुत देखा होगा। तो अब जो यहाँ पर बंदर होगा वो तो कूद के चढ़ जाएगा, लेकिन क्या हाथी और मछली इस पेड़ पे चढ़ पाएंगे? और वो खुद को इस तरीके से हमेशा पिछड़ा हुआ और मार्जिनलाइज ही समझते रहेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर एक इस तरीके का वातावरण हो उस सिस्टम में जहाँ पर ये कहा जाए, जहाँ पर इक्विटी हो, यानी कि सबको सबकी क्षमता के अनुसार नापा जाए, तोला जाए, आंका जाए, तो इससे क्या होगा, सब बराबर आ पाएंगे, सबको एक साथ लाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये बात होगी इंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पर जो इंक्लूजन की बात हो रही है वो यही होती है कि जो जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार उसको ट्रीट करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकेंड ऑप्शन है, इक्विटी इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस अ कंटिन्यूअल चैलेंज इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन डिस्पाइट ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट। ठीक है, एक बच्चा है जो क्लास में लगातार मैथ्स में प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, ठीक है, उसको मैथ समझ में नहीं आ रही है। तो अब इसके पीछे, जबकि उसको मदद भी की जा रही है, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये है डिसेबिलिटीज़ का, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का। अब अलग अलग तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया में बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है और इसके साथ साथ वो लिख भी नहीं पाता। ठीक है, अगर लिखेगा तो 100 को वॉज लिखेगा, 19 को 16 लिखेगा, इस तरीके से। जो हमारी कौन सी मूवी है वो, तारे ज़मीन पर, जो बच्चा है उसको डिसलेक्सिया था, जैसे आपने देखा था, अक्षर सारे नाचते हुए नजर आते हैं, वो पढ़ नहीं पाता, लिख भी नहीं पाता ठीक से। ठीक है, तो जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली वो लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही डिसग्राफिया जो है, ग्राफ मतलब होता है राइटिंग, तो इस बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। डिसकैलकुलिया जो है वो कैलकुलेशन यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जिसको मैथ करने में प्रॉब्लम है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा कि अगर मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो डिसग्राफिया तो होगा ही नहीं क्योंकि ये राइटिंग से रिलेटेड है, डिसलेक्सिया तो रीडिंग से रिलेटेड है, ऑटिज्म क्या है अभी मैं दिखाता हूँ आपको, डिसकैलकुलिया इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड है। ठीक है,
इसके अलावा डिस्प्रेक्सिया होता है जिसमें मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, चलने दौड़ने भागने उन सब में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया में समझने में दिक्कत होती है, बच्चा जल्दी समझ नहीं पाता किसी चीज को, ठीक है। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हायर डिसऑर्डर, इसमें अटेंशन नहीं होता बच्चों के अंदर, बच्चा हमेशा उछल कूद कुछ ज्यादा ही हाइपर हाइपर एक्टिव होता है वो, ठीक है, तो वो ADHD है। इसके अलावा ASD होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा जो है वो ज्यादा सोशल नहीं हो पाता, ठीक है, उसको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, देख लेना आप इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following will not be an effective strategy for the education of student with the hearing impairment with within an inclusive institution? ठीक है, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। बच्चा कैसा है, श्रव्य बाधित, यानी कि ठीक से सुन नहीं पाता है वो, ठीक है, उसको सुनने में प्रॉब्लम है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी इनमें से उसके लिए इफेक्टिव नहीं है, ये आपको बताना है। यूज ऑफ सबटाइटल वाइल स्क्रीनिंग वीडियोस एंड मूवीज, वीडियो और जैसे कोई यूट्यूब पे मान लो जैसे आपने वीडियोस वगैरह देखी हो तो नीचे जो लिखा हुआ आता है साथ के साथ जो बोल रहे हैं बंदे वो लिखा हुआ आ रहा है, तो सबटाइटल्स होने से ये तो अच्छी बात है, अगर वो उनको सुनाई नहीं दे रहा तो वो सबटाइटल्स को देख के समझ जाएंगे, है ना, क्या आप कह रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। ऑप्शन 2 क्या कहता है, यूज ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स इन टीचिंग, अगर टीचर अपने एक्सप्रेसिव शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का प्रयोग करेगा तो भी बच्चा देख के समझ जाएगा कि हाँ इशारों इशारों में टीचर क्या समझाना चाह रहा है, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है संकेतों के द्वारा, तो ये चीज़ भी अच्छी है, अगर किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो वो देख के समझ जाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड ऑप्शन आपका है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक और चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल करना, यानी कि टेक्स्ट टेक्स्ट और विजुअल्स का यूज करना, तो ये भी अच्छी बात है। अगर मैं मान लो आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ बातें करने के साथ साथ मैं आपको टेक्स्ट और विजुअल्स दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे ये थ्योरी है मान लो, ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाते वक्त आपको बोल के बता देता कि कौन सी चीज़ क्या होती है तो आपको समझ में कम आता, पर मैंने यहाँ पर आपको टेक्स्ट और विजुअल्स के थ्रू वो चीज़ दिखा दी तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो इस तरीके से ये तो हेल्पफुल होगी ही होगी अगर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है। सो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, चौथा ऑप्शन जो आपका गलत है, और वही आपका सही है क्योंकि आपसे पूछा ही गलत है ना, तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ है, जिसमें क्या कह रहा है कि रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है फिर भी आप सिर्फ मौखिक माध्यम का ही प्रयोग करेंगे, जब सुनने में प्रॉब्लम है तो आप उसको तो कहीं ना कहीं तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करेंगे ना कुछ उसका अल्टरनेट निकालने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, डीप सीटेड टीचर prejudice about disadvantaged group can often be revealed through an analysis of which of the following classroom process, निम्नलिखित में से किसका कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गणित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है, यानी कि एक टीचर है जिसने वंचित समूहों के बारे में अपनी कुछ बातें अपने दिमाग में बिठा ली हैं, ठीक है, उसने ये पहले से तय कर लिया है कि ये चीज़ ऐसी होती है, प्रीजुडाइज कर लिया है, ठीक है, तो अब इसमें से बताना है कि कौन सी एक चीज़ जो है उसको चैलेंज करेगी या उसके बारे में बताएगी। क्या है ऑप्शंस, सिटिंग अरेंजमेंट्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट एंड क्लास, अगर वो टीचर कैसे सिटिंग अरेंजमेंट कराए, जेंडर कास्ट और क्लास के बेसिस पे, तो ये चीज़ हमें बता देगी, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो टीचर है उसकी सोच में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और कहीं ना कहीं क्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, फिर तो आगे देखते हैं। एनकरेजमेंट ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेशनल स्टाइल बाय द टीचर, ये तो एक अच्छी बात है अगर टीचर जो है वो मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेशनल स्टाइल को यूज़ करता है, ठीक है, बच्चों को अलग अलग तरह की स्किल्स में मास्टर करने के लिए, उनको निपुण बनाने के लिए अगर टीचर प्रोत्साहित करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो कोई प्रीजुडाइज को नहीं दिखाता, ठीक है, किसी गुण अवधारणा के बारे में नहीं दिखाता, तो सेकेंड ऑप्शन तो सही है।
थर्ड क्या है, मेकिंग रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज बाय टीचर। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर वहां पर क्या कर रहा है, एकोमोडेट कर रहा है, समायोजन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसे जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से खुद को ढालने और बच्चों के अनुभव को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों ही अच्छी बात है। फोर्थ क्या है, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू एग्जामाइन, रेजिस्ट एंड चैलेंज द मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। ये भी एक अच्छी बात है कि बच्चों को वो शिक्षा प्रणाली में परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये तीनों ही अच्छी बातें हैं। और आपसे पूछा है कि कौन सी एक बुरी बात है जो टीचर की गूढ़ पूर्वाग्रह, यानी जो उसने बुरी एक गलत बात अपने दिमाग में बिठा के बैठ गया है, वो चीज़ इसमें से कौन सी को उजागर करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये सही है। अगर वो बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट कैसे बिठाएगा, जेंडर और कास्ट और क्लास के बेसिस पे बिठाता है, तो इसका मतलब उस टीचर के दिमाग में प्रॉब्लम है, उसने अपने दिमाग में गड़बड़ करके रख ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम कैन बी एनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू। क्रिएटिविटी को आप कैसे बढ़ा सकते हो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ज्वाइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन, क्या स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन को ज्वाइन करके, या फिर एनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग, ओरिजिनल डिस्कवरी को एनकरेज करके। थर्ड क्या है, डेवलपिंग गुड टेस्ट टॉकिंग स्किल्स, टेस्ट टॉकिंग स्किल्स को अच्छे से डेवलप करके, या फिर लर्निंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग को सोच करके। अब मैं आपको बताता हूँ क्रिएटिविटी के बारे में, ठीक है। क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ ओरिजिनल सोचना, कुछ यूनिक सोचना और अलग अलग तरीके से सोचना। तो डाइवर्ज इसकी क्रिएटिविटी की क्या खासियत है, ओरिजिनल, यूनिक और डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर क्रिएटिविटी को बढ़ाने की बात जब होगी, तो जहां ओरिजिनल थॉट्स की बात हो रही हो, या डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही हो, या यूनिक सोचने की बात हो रही हो, या कुछ अलग करने की बात हो रही हो, तो वो आएगी क्रिएटिविटी के अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा बाकी के सारे ऑप्शन आपके गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कॉग्निटिव एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। हिंदी में है कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है, यानी कि उनको एंगेज कैसे किया जा सकता है। चिल्ड्रंस टॉक, बच्चों से बात करके, ठीक है, ये तो एक अच्छी बात है। इमोशंस ऑफ अ टीचर, अध्यापकों के इमोशंस द्वारा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है कि टीचर का इमोशन कैसा है बच्चों के टूवर्ड्स। अगर आप एक पॉजिटिव इमोशन रखते हैं बच्चों के प्रति, उनसे प्यार से बात करते हैं या इमोशनली सपोर्ट करते हैं, तो इससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। बच्चे उनका जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव हो पाता है, वो और अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अमंग स्टूडेंट, बच्चों के साथ एक अच्छी पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखना, ये भी एक अच्छी बात है। एक्सटर्नली इम्पोज्ड डिसिप्लिन, बाह्य रूप से उन पे अनुशासन थोपना, उनको मारना, पीटना या उनको किसी भी तरीके से चुप कराना, शांत कराना, डिसिप्लिन कराना, तो ये बात जो है एक गलत बात है। इसके अलावा बाकी की जो तीन बातें हैं वो आपकी एक अच्छी बात है। सो जो ऑप्शन आपकी तीनों के बारे में बात कर रहा हो, थर्ड ऑप्शन है जो आपका पहले, दूसरा और तीसरे के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, द फेलियर ऑफ चिल्ड्रन इज ऑफन द फेलियर ऑफ स्कूल, ठीक है। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट दिस, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं भाई साहब, दिल्ली में आज गर्मी इतनी ज़्यादा है, आजकल मतलब ये हमारा जून का महीना चल रहा है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से पसीने से भीग चुका हूँ, और पंखा हम चला नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान पंखा चलाना नहीं होता है, क्या कर सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट ऑप्शन है, स्कूल एग्जिस्ट सो दैट दे कैन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिमिनेट अमंग स्टूडेंट्स एबिलिटी, स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है, ठीक है। जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी
तो वो एक नेगेटिव वर्ड है। डिस्क्रिमिनेशन जैसा तो यहाँ पर नहीं है कुछ, ठीक है। चिल्ड्रन फेल बिकॉज स्कूल डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ द डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि जो विद्यालय है वो बच्चों की सीखने की विभिन्न विधियों का संज्ञान नहीं करते। ये बात ठीक है कि बच्चे इसीलिए फेल होते हैं कि जो स्कूल है वो बच्चों के सीखने के तरीके को नहीं समझता और उनके तरीके के हिसाब से अपने सिस्टम में चेंज नहीं लाता। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि बच्चे सही तरीके से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, वो स्कूल के लर्निंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की लर्निंग स्टाइल वहाँ पर अपनाई जा रही है, किस तरह की स्ट्रेटजीज वहाँ पे यूज की जा रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? चिल्ड्रन फेल बिकॉज दे डू नॉट कंप्लाई विद स्कूल रिक्वायरमेंट। वो यहाँ पर तो बच्चों की बुराई हो रही है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल एनवायरनमेंट के साथ आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। चिल्ड्रन फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी एंड लेस IQ। बच्चों के अंदर एबिलिटी और IQ नहीं है इसलिए वो फेल हो जाते हैं। ये भी गलत बात है। तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन जो है वो आपका यही है कि जो स्कूल है वो अच्छे तरह की स्ट्रैटेजीज और पेस ऑफ लर्निंग का यूज नहीं करता बच्चों के लिए, इसलिए बच्चे फेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन जो है वो दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? टू बी रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल अ कॉन्सेप्ट नीड टू बी, ठीक है। किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? कोई एक कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए वो कब मीनिंगफुल होगा ये आपको बताना है। टॉट यूजिंग अ प्रॉपर डेफिनेशन। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी डेफिनेशन के द्वारा पढ़ाएंगे तो क्या वो बहुत अच्छा मीनिंगफुल हो जाएगा? ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लिंक्ड विद द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। अब पिछले जितने भी पेपर मैंने डिस्कस किए हैं मैं आपको बता रहा हूँ, लर्निंग के दौरान सबसे बेहतर चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ वो यही है कि आप लर्निंग को बच्चे की लाइफ से जोड़ दें, ठीक है। तभी वो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल हो पाएगा, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हो पाएगा, सबसे ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रिप्रोड्यूस करेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इन द चाइल्ड्स नोटबुक। कि टेक्स्ट बुक से उठाओ और बच्चे की कॉपी में पहुंचा दो, उसे लिखवा दो। गलत ऑप्शन, ऐसा तो कुछ करना ही नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन क्या है? मेमोराइज वेल सो दैट। मेमोराइज की बात हो रही है, इस ऑप्शन पे पहले ही काटा मार दो। सो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। मेमोराइज करने पे, एज इट इज कॉपी करने पे कभी आपको जोर नहीं देना है, उससे लर्निंग कभी भी बेहतर नहीं हो पाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गंगा जी बह रही हैं मेरे सर से नीचे तक और गर्मी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है आज। क्वेश्चन नंबर 24, बस हमारे 6 क्वेश्चन और बचे हैं और आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। इसकी आंसर की मैंने लास्ट में ऐड कर दी है, ठीक है। आंसर की आप खुद भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस को। और अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 24। द फियर ऑफ फेलियर नीड टू बी डिस्करेज्ड इन द चिल्ड्रन विद इन क्लासरूम। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो बच्चे हैं जब तक वो भय में रहते हैं, किसी तरह के डिस्करेज में रहते हैं, मतलब कहीं वो फेल हो जाएंगे, कहीं वो ठीक से सीख नहीं पाएंगे, जब तक उनके अंदर ये डर होता है ना, तो वो चीज़ कभी भी वो अच्छे से सीख नहीं पाते। तो इसको क्यों दूर करना ज़रूरी है ये आपको यहाँ पर बताना है। चिल्ड्रंस फियर कैन नॉट बी हैंडल विद इन अ क्लासरूम बाय टीचर। एक कक्षा में अध्यापक द्वारा बच्चों के भय को नहीं संभाला जा सकता, ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? स्कूल कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इमोशनल लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन। कि बच्चे की इस इमोशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की नहीं है, ये भी गलत बात है। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली होती है, टीचर जो है बच्चे के इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है? फेलियर एंड एरर आर नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। ये बात ठीक है कि जो असफलता है, जो गलतियां हैं, वो बच्चों के सीखने में एक नॉर्मल पार्ट है, ठीक है, एक नेचुरल पार्ट है, नेचुरल जरिया है, प्रोसेस का एक तरीका है वो। फोर्थ ऑप्शन क्या है? चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस फियर आर डेवलपमेंटल फेलियर। कि बच्चे जो जिन बच्चों को इस तरह का डर होता है
वो उनका एक फेलियर है, डेवलपमेंटल फेलियर है। तो यहाँ पर सारी बातें गलत हैं, बस थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो फेलियर है वो एक हिस्सा है हमारे लर्निंग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट रिवॉर्ड मे बी नॉट बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेशन लर्निंग बिकॉज। अब यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाह्य अभिप्रेरणा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जो हमारे अंदर से आती है। ठीक है, अब जैसे मेरे अंदर मोटिवेशन है कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है लगातार, तो पढ़ना है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे लाइट ना हो, कुछ भी हो, मुझे 1 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि मैं जॉब लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना एग्जाम क्रैक करना चाहता हूँ। तो ये क्या है? एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। सॉरी, मैंने आपके यहाँ पे एक चीज़ आपको गलत बता दी कि जब भी कारण बाहर होगा कि आपको जॉब लेनी है या आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो कारण है, जो अभिप्रेरणा का कारण है, वो एक बाहरी कारण है। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में वो चीज़ आएगा जहाँ पर आपको अंदर जो मोटिवेशन है वो उसकी वजह आपके अंदर हो। जैसे मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, या ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये चीज़ करनी मुझे पसंद है, इसलिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। ठीक है, तो अब जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड का मतलब आप बच्चे को किसी चीज़ का लालच दे रहे हैं, किसी चीज़ का पुरस्कार देने का कर रहे हैं कि आप बेटा ये काम कर ले, मैं तुझे टॉफ़ी दूंगा, बेटा ये काम कर ले, तुझे ये चीज़ मिलेगी, तुझे वो चीज़ मिलेगी। तो ये क्या है? ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है कि इससे क्या होगा, बच्चे आप जब तक बच्चे को टॉफ़ी देते रहोगे तब तक वो पढ़ाई करेगा, और जब तक नहीं, जब फिर आगे चल के ऐसा टाइम आ जाएगा जब तक आप उसे कुछ इनाम नहीं दोगे, तब तक वो पढ़ाई करेगा ही नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, कि कभी उसका खुद से भी मन कर दे कि पढ़ने का, भाई कभी खुद भी मन कर रहा है कि हाँ मेरा पढ़ने का मन है, तो वो चीज़ उसके अंदर से खत्म हो जाएगी। कभी उसका खुद मन नहीं करेगा, वो हमेशा ये सोचेगा कि जब तक मुझे कोई ना कोई चीज़ मिलेगी नहीं, तब तक मैं पढ़ूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? गुड प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफन हैव विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर, उसके अंदर इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी आपको बताना है। ठीक है, तो एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर के अंदर क्रिएटिविटी होगी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट यानी कि प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी, उसके अलावा डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है जी, आगे ऑप्शन देखते हैं। फंक्शनल फिक्सनेस, क्रिएटिविटी और कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर कोई तब बन पाएगा ना जब किसी प्रॉब्लम को लेकर के बहुत सारे सॉल्यूशन सोच पाएगा, तभी तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है। जब एक प्रॉब्लम के आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन हो, तो वो चीज़ कहलाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग अगर कहीं किसी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी कन्वर्जेंट थिंकिंग है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। और यहाँ पर फंक्शनल फिक्सनेस की बात हो रही है कि एक जगह स्थिर है, जड़ है, वो चीज़ हिलना नहीं चाह रहा, उसका दिमाग जो है एक जगह रुका हुआ है, तो ये चीज़ भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो इस तरीके से आपका ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? बस 3 क्वेश्चन आपके और बचते हैं इसके बाद, और ये आपकी क्लास आज यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। टीचर्स बिलीव अबाउट द सक्सेस फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफन इन्फ्लुएंस द लर्निंग एंड मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। भाई टीचर कैसा सोचता है आपके बारे में, ये चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी सफलता असफलता के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि आपका टीचर आपके बारे में सोचता क्या है। बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इस बारे में इनमें से कौन सी एक बात सही है, ये आपको बताना है। टीचर्स एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस लर्निंग सिग्निफिकेंटली। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो शिक्षक की अपेक्षाएं हैं वो बच्चे के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। अगर शिक्षक जो है वो बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, टीचर नीड टू कंट्रोल स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी विद इन द क्लासरूम। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। ये गलत बात है। टीचर कोई हिटलर नहीं है जो बच्चों को अपने काबू में लाएगा, अपने उनके ऊपर राज करेगा। ठीक है, वो एक टीचर है जिनको एक फैसिलिटेटर, एक फ्रेंड की तरह बच्चे के साथ काम करना है। टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स एंड कॉम्पीट वेल। यहाँ पे कंपटीशन की बात हो रही है, तो कंपटीशन कोई एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, टीचर नीड टू ट्रेन सच स्टूडेंट्स इन स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड फेलियर एट एनी कॉस्ट। किसी भी हाल में जो टीचर है उसको क्या करना है, बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो कभी भी फेल ना हो। तो ये कोई बात नहीं होती, फेलियर तो लाइफ का एक हिस्सा है ना। गलतियां हम करते रहेंगे, फेलियर्स होते रहेंगे, और अपने फेलियर से हम सीखते रहेंगे और बेहतर बनते रहेंगे। तो फेलियर जो है वो एक हिस्सा है, उसको ऐसा नहीं करना कि किसी भी कीमत पे तुझे जीतना है, किसी भी कीमत पे। सो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर 1, कि टीचर की जो एक्सपेक्ट है, जो टीचर जो अपेक्षाएं करता है बच्चों से, वो उनको प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, टू बी एबल टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट विद इन द क्लासरूम। ठीक है, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द टीचर, ये जरूरी है कि एक टीचर क्या करे, फॉलो द फिक्स टाइम टेबल, एक फिक्स टाइम टेबल का यूज करे। क्या इससे एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बन जाएगा लर्निंग का। और आगे क्या है, आर एबल टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन यूजिंग अवार्ड एंड पनिशमेंट। अवार्ड एंड पनिशमेंट की बात मैंने अभी आपको बताई थी कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है अवार्ड एंड पनिशमेंट, और ना ही डिसिप्लिन मेंटेन करना कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है क्लास में। ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ एक एकदम शांत माहौल बना दें, कोई भी बच्चा आवाज़ ना कर रहा हो, सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हों। वो कोई पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, थर्ड क्या है, आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रन इमोशंस विद इन द लर्निंग प्रोसेस। बच्चों के इमोशंस को प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करना, ये एक बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। ठीक है, सो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए बच्चों को अगर उनके इमोशंस को इंक्लूड किया जाता है तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, फोर्थ क्या है, आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन। अच्छा, यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, सो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सो सिर्फ टाइम टेबल से भी कोई काम नहीं चलने वाला, डिसिप्लिन का कोई मतलब बनता नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो ऑलरेडी गलत है ही। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट है कि अगर बच्चे को इमोशनली इंक्लूड किया जाए लर्निंग प्रोसेस में तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन वहां पर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, शुड अ टीचर बी कंसिडर्ड एज एन अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लास हु कैन नॉट बी चैलेंज्ड। क्या एक शिक्षक को सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है, जिसे कोई भी चैलेंज नहीं दे सकता। टीचर को एक हिटलर मानना चाहिए क्या, जिसे जिसके आगे किसी बच्चे की बोलती ना निकले, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये यस वाले ऑप्शन तो यहाँ पर आपके ऐसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें हिटलर तो मानना है ही नहीं। ठीक है, अब तीसरे और चौथे में देखते हैं, नो स्टूडेंट्स आर एफर्ड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सच टीचर विद रिजल्ट इन लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बिल्कुल सही बात है कि इस तरीके का हिटलर टीचर होगा तो बच्चे उससे डरेंगे और कुछ पूछ नहीं पाएंगे, और इससे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। चौथा क्या है, नो टीचर इन एनी केस आर इररेलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग इन डिजिटल एज। आज की दुनिया में शिक्षक का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, शिक्षक का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बात नहीं है, शिक्षक की आज भी उतनी ही भूमिका है जितनी पहले हुआ करती थी। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन यही है, थर्ड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, शुड रॉन्ग आंसर ऑफ स्टूडेंट बी करेक्टेड बाय टीचर ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन। क्या कक्षा में तुरंत के तुरंत बच्चे के आंसर को करेक्ट करना चाहिए टीचर को, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि तुरंत के तुरंत बच्चे के आंसर को आपको ये नहीं, बेटा आप गलत हो, ये आपका सही आंसर होगा, ये चीज आपको नहीं करनी है। तो यस वाले ऑप्शन जो है वो तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, जो नो है उसको आप देख लिए, नो चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट फियर ऑफ बीइंग इनकरेक्ट। सबसे सही बात यही है कि आपको उनको तुरंत के तुरंत ऐसे नहीं, बेटा आप गलत हो, आपको ये चीज आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना, ये चीज गलत है। ठीक है, आप बच्चे के अंदर ये डर नहीं होना चाहिए कि यार मैं गलत बोल दूंगा इसलिए मैं बोलूंगा ही नहीं।
ऐसा बहुत बार होता था ना कि हम हाथ इसीलिए नहीं उठाते थे कि यार मैं कहीं गलत बोल दूं और फिर टीचर हमें ठोक ना दे, है ना, इसलिए हम बोलते ही नहीं थे। तो ये डर नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर कि वो गलत होंगे इसलिए उनको बोलना नहीं है। ठीक है। थर्ड क्या है, रॉन्ग आंसर आर ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यहाँ पर गलत बात है कि ये जो गलत आंसर है वो हमेशा बच्चों में ये दिखाते हैं कि बच्चों को आता ही नहीं है, उनमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रन कम टू स्कूल टू गेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन सो देयर आंसर शुड बी करेक्टेड इमीडिएटली। ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ। सो सही ऑप्शन आपका यही है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आंसर की मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, अपने आंसर्स खुद भी मैच कर लेना। यहाँ पर मैंने सारे के सारे आंसर्स को विद कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मेरे एफर्ट्स अगर आपको नज़र आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर करना। और मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, एक लर्नर हूँ, जो अपने साथ साथ आप लोगों की भी थोड़ी सी मदद करना चाहता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पे अभी पेडागोजी मास्टर सीरीज चल रही है, जहाँ पर डिटेल में पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वो अगर आपको देखना हो तो चेकआउट कर लेना। ठीक है। इसके अलावा पेडागोजी चीट शीट मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ये कुछ सीरीज हैं, ये सब आप अपने आप देख सकते हो। तो इतनी सी बात है। ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर के खुद पीडीएफ डाउनलोड करना और क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर की से मैच करना। ठीक है। ये नहीं कि आंसर की से देख करके आप उनको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। बिना देखे एक बार खुद करने की कोशिश करना। तो बस आज की कहानी इतनी थी। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करते रहिए और अपनी मंजिल के लिए मेहनत करते रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।